सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया नामक जगह पर जाते वक्त गोरे लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने ट्रेन में अव्वल दर्जे में बापू को सफर नहीं करने दिया। उनको तो घोड़ा गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठने दिया। बापू ने होटल में भी पीछे जाकर के खाना खाया था। बापू यह सब काले गोरे का भेद एक अन्याय की तरह मानते थे। प्रिटोरिया में मोहनदास का परिचय जाने माने हिंदुस्तानी व्यापारियों से होने लगा था। उन्होंने सभी भारतीय लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। एक व्यापारी के घर हिंदुस्तानियों की सभा बुलाई गई। कई लोग आए। मोहनदास ने पहली बार ठीक से भाषण दिया, जिसके बाद बहुत से लोगों से बातचीत हुई। इस सभा में यह तय हुआ कि कुछ अनपढ़ लोग मोहनदास से अंग्रेजी सीखेंगे। ये कक्षाएं 8 महीने चली। मोहनदास का जीवन सामाजिक बनने लगा। दादा अब्दुल्ला के जिस मुकदमे में मदद देने वे आए थे, वो भी चल रहा था। अनुभवी वकीलों के साथ काम करने से मोहनदास को वकालत समझ आने लगी। दोनों पक्षों में रिश्तेदारी थी। मोहनदास ने उन्हें समझाया कि अदालत में मामला चलता रहा तो जीतने वाले को भी बहुत लाभ नहीं होगा। उन्होंने सुझाया कि दोनों पक्ष अपने भरोसे के लोगों को पंच बना ले और फिर उनका किया समझौता मान ले। पंचों ने फैसला दादा अब्दुल्ला के पक्ष में किया, लेकिन मोहनदास ने उन्हें मनाया कि वे अपने रिश्तेदार को खूब सारा समय दें नुकसान की भरपाई के लिए, ताकि उसके व्यापार का दिवाला न निकल जाए। और फिर इस समझौते से दोनों पक्षों को सम्मान मिला। रिश्तेदारों में आपसी प्यार लौट आया। काम पूरा हो गया था। अब मोहनदास को स्वदेश लौटना था। दादा अब्दुल्ला अब उन्हें बहुत चाहने लगे थे। उन्होंने मोहनदास के सम्मान में एक सामूहिक भोज रखा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक नया कानून आने वाला था। कुछ लोगों ने अब्दुल्ला सेठ से कहा कि आप गांधी भाई को रोक लीजिए, वो जैसे कहेंगे हम वैसे इस कानून से लड़ेंगे। और फिर देखते ही देखते भोजन सभा एकदम से आंदोलन के कार्यालय में बदल गई। गांधी भाई 1 महीने ही नहीं, 1 साल के लिए नेटाल राज्य में रुक गए। उन्हें 20 व्यापारियों ने मिलकर पेशगी रकम दी और अपना वकील नियुक्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर मोहनदास ने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन सन 1894 में किया। हिंदुस्तानियों को कई जुल्म सहने पड़ते थे। रात को बिना पहचान पत्र वो बाहर नहीं निकल सकते थे और चुनाव में भी ज्यादातर भारतीय वोट नहीं डाल सकते थे। पर सबसे बुरे हाल तो अनपढ़ मजदूरों के थे। उनके गोरे मालिक उन्हें गुलामों की तरह रखते थे, जब चाहे पीट देते थे और उन पर नए कर भी लगाए जाते थे। ये मजदूर सन 1860 के बाद तमिलनाडु, आंध्रा और बिहार जैसे राज्यों से गन्ने की खेती के लिए आए थे। इनसे अग्रीमेंट यानी इकरारनामा होता था, इसीलिए ये गिरमिटिया कहलाने लगे। गांधी भाई का नाम सुनकर बाला सुंदरम नाम का एक मजदूर मोहनदास से मदद मांगने के लिए आ गया। उसके गोरे मालिक ने उसे बुरी तरह पीट दिया था और उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। उसका इलाज कराकर मोहनदास उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ले गए। उसकी मुक्ति हुई। गांधी भाई
गिरमिटिया मजदूरों के नेता हो गए। अब मोहनदास की कांग्रेस के साथ तरह तरह के हिंदुस्तानी आ गए थे। अमीर और गरीब, हर धर्म के लोग, मुस्लिम, पारसी, हिंदू, ईसाई और तरह तरह की जुबानें, गुजराती, तमिल, भोजपुरी, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी भी, क्योंकि अब मोहनदास की दोस्ती कुछ गोरों के साथ भी होने लगी थी। उनका सौम्य और संकोची व्यवहार लोगों का मन जीत लेता था। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ और कौन-कौन से काम किए। पवन और सोनिया भाई बहन हैं। पवन सोनिया से उम्र में 1 ही साल छोटा है, मगर काफी चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का है। उनको और उनके पिताजी को घूमने फिरने का बहुत शौक है। हर बार गर्मी की छुट्टियों में पूरा परिवार किसी नई जगह घूमने जाया करता है। एक दिन दोनों घर के पास वाली छोटी नहर में नहा रहे थे। पिताजी की उस दिन छुट्टी थी, वे भी उनके साथ ही थे। पवन, चलो देखते हैं कौन पानी में ज्यादा देर तक सांस रोक सकता है। ठीक है सोनिया। दोनों पानी में डुबकी लगाते हैं। पवन कुछ ही देर सांस रोक पाता है, सोनिया अधिक समय तक सांस रोक लेती है। तुम हार गए। देखा, मैंने कितनी देर तक सांस रोक के रखी थी। तो तुम भी कोई बहुत ज्यादा देर तक थोड़ी ना रोक पाई हो। हाँ, अब हम कोई डॉल्फिन तो है नहीं जो कि लंबे समय तक पानी के नीचे सांस रोक पाए। सोनिया, जरा सोचो, पानी में रहने वाली मछलियों और अन्य जलीय जीवों की बनावट हमसे कितनी अलग होती है। सही कहा। मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है, जो इनको पानी में चलने में सहायता करता है। जलीय जीवों की पूंछ और मछलियों की शल्क भी गति करने में सहायक होते हैं। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि डॉल्फिन कैसे सांस लेती है और यह मछलियों के सांस लेने से किस प्रकार अलग होता है? डॉल्फिन्स अपने सर पर बने छिद्र से समुद्र की सतह पर आकर सांस लेती हैं। वो पानी को बाहर फेंकती हैं और साफ हवा अंदर भर लेती हैं। हाँ, और मछलियाँ तो अपनी गिलों से सांस लेती हैं। मछुआरे जैसी ही मछलियों को पकड़कर जाल से बाहर निकालते हैं, वो छटपटाने लगती हैं और अगर उन्हें पानी में वापस नहीं डालें तो कुछ ही समय में मर भी जाती हैं। सही कहा। क्या तुम्हें याद है, जब हम गोवा घूमने गए थे तब हमने वहाँ के मछली घर में कितनी अलग अलग तरह की मछलियाँ देखी थी। हाँ, कुछ कुछ याद तो है। वैसे घूमने से याद आया, मुझे राजस्थान में ऊंट की सवारी करके बड़ा मजा आया था। बच्चों, ऊंट की सवारी की तो मैंने बेहद सुंदर तस्वीरें भी ली थी। हाँ पिताजी, मेरा मन कर रहा है वो तस्वीरें देखने का। क्यों ना घर चलकर हम अपनी एल्बम देखें? हाँ, मुझे भी देखनी है। बच्चे फैमिली एल्बम देखने के लिए उत्साहपूर्वक घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचकर वे एल्बम निकालते हैं, खोलते हैं और तस्वीरें देखने लगते हैं। ये देखो, हमारी ऊंट वाली तस्वीर। ऊंट वाले अंकल ने हमें बताया था कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि वह गर्म रेतीले रेगिस्तान में घंटों तक यात्रा कर सकता है। हाँ, उन्होंने ये भी बताया था कि उसकी कुबर में वसा होती है, जिससे वह लंबे समय तक भोजन के बगैर रह सकता है। ऊंट को पसीना भी नहीं आता और वो मूत्र उत्सर्जन भी कम करता है। कमाल की बात यह है कि जब उसे पानी मिलता है तो वह एक ही बार में 100 लीटर से भी अधिक पानी पी सकता है। इसलिए वह इतनी गर्मी में भी कई दिन तक बिना पानी के रह पाता है। पवन, क्या तुम जानते हो, ऊंट केवल राजस्थान में ही नहीं, लद्दाख जैसे ठंडे मरुस्थल में भी पाए जाते हैं। और मजे की बात यह है कि पहाड़ों वाली ऊंट प्रजाति के 2 कुबड़ होते हैं। अच्छा, जब हम लद्दाख गए थे तब वहाँ के ऊंट नहीं देख पाए थे। लेकिन ये देखो, हमने याक के साथ कितना अच्छा समय बिताया था। बिल्कुल, याक की सवारी कितनी मजेदार थी। सिर्फ सवारी क्यों, याक का दूध भी तो कितना स्वादिष्ट था ना। दीदी, क्या याक के बाल उसे पर्वतों की घनी ठंड के अनुकूल बनाता है?
हाँ, मैंने किताब में पढ़ा है कि सभी जीव अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल ढल जाते हैं। अगर मुझे सही याद है तो उसे अनुकूलन कहते हैं। तुमने ठीक कहा। मुझे तो सबसे ज्यादा अचंभा पर्वतीय बकरियों को देखकर हुआ था। याद है कैसे वो अपने मजबूत खुरों की सहायता से पहाड़ों की ऊबड़ खाबड़ खड़ी ढलानों पर भी दौड़कर चढ़ रही थीं। हाँ, मैं भी चौंक गया था, पर उन्हें देखना मजेदार था। वैसे देखा जाए तो अपने वातावरण के अनुकूल ढलने वाले हर जीव की काबिलियत अचंभित करने वाली है। मैंने एक बार एक रोचक किताब में पढ़ा था कि अमेरिका और कनाडा के अत्यंत ठंडे इलाकों में एक वुड फ्रॉग नाम का मेंढक रहता है। शीत ऋतु में जब सारा वातावरण बर्फ से ढक जाता है तब यह मेंढक भी पूरी तरह जम जाता है। उसके दिल की धड़कन महीनों तक रुक जाती है। ऐसा लगता है कि ये मृत हो, पर ग्रीष्म ऋतु आते ही ये दोबारा जीवित हो उठता है। सच में यह तो बहुत ही अद्भुत है। मुझे यह तो पता है कि भालू जैसे कई जीव शीत ऋतु में महीनों तक लंबी और गहरी नींद सो जाते हैं और इसके लिए वे ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक भोजन करके अपने शरीर में वसा जमा करते हैं। लेकिन ये मेंढक तो इनसे भी आगे निकला। बच्चों, अगर देखा जाए तो सिर्फ गति करने वाले जीव ही नहीं, पौधे भी अपने वातावरण के हिसाब से ढल जाते हैं। जैसे वर्षावनों की पत्तियां बेहद बड़ी होती हैं ताकि उनकी सतह से अधिक वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम इवेपोरेशन भी कहते हैं, वो हो सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जरूरत से अधिक जल होता है। और मरुस्थल के पौधे? मरुस्थल के पौधों की पत्तियां या तो बिल्कुल छोटी होती हैं या कांटों में बदल जाती हैं ताकि इनकी सतह से कम वाष्पोत्सर्जन हो। इन पौधों की जड़ें भी जमीन में काफी गहराई तक जाती हैं ताकि अधिक से अधिक पानी सोख सकें, क्योंकि वहाँ जल की बहुत कमी होती है। पिताजी, ये सारी तस्वीरें देखकर मेरा मन फिर से कहीं घूमने का हो रहा है। इस बार छुट्टियों में हम कहाँ जाएंगे? ये तुम दोनों बच्चे सोचकर बता देना। अभी भोजन बनाने का समय हो गया है। मैं कुछ अच्छा सा पकाता हूँ। चलिए पिताजी, मैं आपकी मदद करती हूँ। पवन, तब तक तुम सोचो कि हमें कहाँ जाना चाहिए। सोनिया और पवन, जो सोनिया का छोटा भाई है, कल शाम जीवों और उनके अनुकूलन की क्षमता पर चर्चा कर रहे थे। आज दोनों जब खेल रहे थे तो सोनिया के मन में कुछ सवाल आए। उसने सोचा क्यों न कल की चर्चा को मम्मी और पवन के साथ आगे बढ़ाया जाए। माँ, कल पवन और मैं बात कर रहे थे कि कैसे जीव अपने आसपास के वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं। हमने इस प्रसंग में पौधों और जीवों पर चर्चा की थी, लेकिन अब मेरे मन में ये सवाल आया है कि पौधे एक ही जगह पर रहते हैं और हम जैसे जीव इधर उधर घूम पाते हैं। ऐसे ही कुछ निर्जीव वस्तुएं हैं जो कि एक जगह पर टिकी रहती हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो गतिवान होते हैं, जैसे कि वायु और जल। हाँ, सही कहा। लेकिन तुम्हारा सवाल क्या है सोनिया? मैं सोच रही हूँ कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करती है। दिलचस्प सवाल है। कुछ चीजें तो आसानी से समझ आ जाने वाली हैं, जैसे जीव वृद्धि करते हैं। हम जन्म के समय कितने छोटे होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और वयस्क हो जाते हैं। पक्षी एवं सरीसृप यानी रेप्टाइल्स जैसे जीव अंडे देते हैं, जिनमें से उनके बच्चे निकलते हैं और बड़े होकर वयस्क हो जाते हैं। पर माँ, ये लक्षण तो पेड़ पौधों में भी होते हैं। एक चीज जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि सभी जीव भोजन करते हैं, जिससे उन्हें ऊर्जा और पोषण मिलता है। हाँ, तो पेड़ पौधे भी तो सजीव होते हैं। पेड़ पौधे तो भोजन का प्राथमिक स्रोत होते हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी जीव उन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर निर्भर होते हैं। सोनिया, इस बात से मुझे एक और ख्याल आया। जो जीव भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन में से कुछ हिस्सा
जिसका शरीर उपयोग नहीं कर पाता उसे जीव मलमूत्र के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। ऐसा सारे सजीव करते हैं। क्या? लेकिन मैंने पेड़ पौधों को मलमूत्र उत्सर्जित करते हुए तो कभी नहीं देखा। पेड़ पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ दूसरे तरीके से उत्सर्जित करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ उनके कुछ भागों जैसे कि उनकी छाल और पत्तियों में जमा हो जाते हैं। जब ये अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा हो जाते हैं तो पेड़ पौधे अपनी पत्तियां और छाल झाड़ देते हैं। अच्छा, इसका अर्थ है कि सभी जीव भोजन एवं उत्सर्जन दोनों करते हैं। सोनिया, कल हम पानी में सांस रोककर देख रहे थे ना, हम जीव सांस भी तो लेते हैं। अलग अलग जीवों के सांस लेने के तरीके अलग हो सकते हैं। हाँ, हमने जाना कि स्थलीय जीव नथुनों से और मछलियाँ गिल्स से तथा डॉल्फिन्स अपने सर के छिद्र से सांस लेती हैं। इसके अलावा कुछ जीव अपनी त्वचा से भी सांस लेते हैं, जैसे कि केंचुआ। और कुछ जीव जैसे मेंढक पानी और जमीन दोनों पर सांस ले सकते हैं। पानी में वो अपनी त्वचा से और जमीन पर अपने नथुनों से सांस लेते हैं। हाँ, और ये भी दिलचस्प बात है ना कि पेड़ पौधे दिन और रात में अलग अलग तरह से सांस लेते हैं। दिन में वह जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। वह अपनी जरूरत के ऑक्सीजन इस्तेमाल कर बाकी पर्यावरण में छोड़ देते हैं। जबकि सूर्य अस्त हो जाने के बाद प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन अंदर लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ये सब काफी अद्भुत है ना। दुनिया में कितने प्रकार के अद्भुत जीव होते हैं और इनमें कितनी विविधताएं होती हैं। तुम सही कह रही हो, लेकिन इन विविधताओं के साथ साथ कई समानताएं भी होती हैं। जैसे जीव अपने वातावरण के अनुकूल ढल सकते हैं। वे भोजन एवं उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं। कुछ जीव अपनी इच्छा अनुसार चल फिर भी सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो सभी जीव करते हैं। वो क्या? वो है प्रजनन। इसी से तो उनकी प्रजाति आगे बढ़ती है। कुछ जीव अंडे देते हैं और कुछ बच्चों को जन्म देते हैं। हाँ, पेड़ पौधे भी बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं। वैसे कई सारे पौधों की जड़ों और तनों में भी प्रजनन की क्षमता होती है। बस पेड़ पौधे गतिमान नहीं हो पाते हैं। गतिमान होना जीवों के अनेक गुणों में से एक है, पर सिर्फ गतिमान होने से कोई भी वस्तु सजीव नहीं हो जाती। उनमें बाकी गुण जैसे सांस लेना, प्रजनन आदि क्षमता होनी चाहिए। तभी वायु और जल भी गतिमान होकर भी निर्जीव है। क्या खूब समझ आया। धन्यवाद माँ। सचमुच हमारी दुनिया में वाकई बहुत विविधता है। हमने तो केवल कुछ ही जीवों पर चर्चा की है। वर्षावनों, जलाशयों, मरुस्थलों और घास के मैदानों में कितने ही जीव रहते हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। और कितने सारे सूक्ष्म जीव भी तो हैं जो हमारे आसपास की हवा, मिट्टी, भोजन, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी रहते हैं। हाँ, और अभी हमने जिन गुणों की चर्चा की है उनकी सहायता से हम समझ पाए हैं कि सजीव निर्जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। ये सब बहुत ही रोचक है। हमें इस बार की छुट्टियों में किसी ऐसी जगह घूमने चलना चाहिए जहाँ हम ढेर सारे अद्भुत जीवों को देख सके। इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए केरल के वर्षावनों में जाएंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मैं भी कल यही सोच रहा था कि कहाँ जाना चाहिए। मुझे भी ये प्लान अच्छा लग रहा है। वर्षावनों में हमें ढेर सारे अद्भुत जीव देखने को मिलेंगे। अरे वाह, फिर तो हर बार की तरह बड़ा मजा आएगा। हम सब पक्का केरल घूमने जाएंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से
आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल, रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल, वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। रासायनिक परिवर्तन। इस वीडियो का उद्देश्य है क. समझना है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। ख. रासायनिक परिवर्तन से संबंधित उदाहरण को समझना है। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने भौतिक परिवर्तन के बारे में समझा था। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे हम दिन प्रतिदिन भौतिक परिवर्तन देखते हैं, वैसे ही हम रासायनिक परिवर्तन को भी देखते हैं। आइए हम रमा और बाबू के पास फिर चलते हैं और रासायनिक परिवर्तन के बारे में सीखते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से रोटी दो। हाँ हाँ, तुम हाथ धो लो, मैं रोटी बनाकर देती हूँ। रमा, तुम भी आओ और खा लो। आई माँ। दीदी, कल आप बोल रही थी कि बिना सिकी हुई रोटी को फिर से आटा बना सकते हैं और इसलिए ये एक भौतिक परिवर्तन है। अभी तो माँ रोटी को सेक रही है, ये तो खाने लायक हो गई है। ये मुझे भौतिक परिवर्तन नहीं लग रहा है। अभी देखो, यह रोटी पक गई है। क्या हम फिर से इसे आटे में बदल सकते हैं? नहीं दीदी, अभी तो हम इसे सिर्फ खा सकते हैं। सही कहा, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। ये परिवर्तन स्थायी है। ऐसे परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रोटी पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रोटी पकाने के बाद कोई इसे उलट नहीं सकता है। इसका मतलब है कि आटा रोटी बन गया। हाँ, रासायनिक परिवर्तन में नई चीज बनती है। जब हम भोजन करते हैं तो पेट भोजन को पचाता है और भोजन को छोटे और सरल पदार्थों में विभाजित करता है। तब ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसलिए तुमने जो रोटी खाई है वह पूरी तरह से दूसरे पदार्थ में बदल गई है। यह रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है। रासायनिक परिवर्तन के अंत में एक नया पदार्थ बनता है। क्या आप बता सकते हैं, अगर प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो इसका क्या कारण है? बाबू, क्या तुम और उदाहरण सोच सकते हो? दीदी हाँ, ये जो जमाया गया दही है वह भी रासायनिक परिवर्तन का परिणाम है। दही दूध से जो बनती है। बहुत सही कहा। पता है, रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान बदलता है। तुमने अपना खाना खा लिया हो तो इधर आओ। इस मोमबत्ती को अभी हम माचिस की तीली से जलाएंगे। अभी तुम क्या देख रहे हो?
दीदी, मैं देख रहा हूँ कि बड़ी मोमबत्ती जल्दी से छोटी होती जा रही है। यह तो जलकर छोटा हो गया और थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा भाप में भी परिवर्तित हो गया। ये दोनों हवा में चले गए हैं। माचिस से कोयला, लकड़ी इत्यादि को जला सकते हैं और ये सब रासायनिक परिवर्तन है। क्या मैंने सही कहा दीदी? अचरज की बात है कि बहुत कम ऊर्जा वाली छोटी माचिस की तीली जब लकड़ी या कोयला को जलाती है तब बहुत अधिक ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा निकलती है। दीदी, मुझे याद आ गया, अब दीपावली आ रही है और जो पटाखे हमने खरीदे हैं वह जलेंगे तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। वाह, पटाखे जलाने को रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि पटाखे जलने के बाद गर्मी, ध्वनि और प्रकाश जैसे नए उत्पाद बनते हैं। यह परिवर्तन अपरिवर्तनीय और स्थायी भी हैं। रासायनिक परिवर्तन काफी खतरनाक लग रहे हैं। पता है बाबू, कुछ रासायनिक परिवर्तन बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे कई तत्वों को मिलाकर रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप दवाई, साबुन इत्यादि बनते हैं जो मनुष्यों के लिए काफी लाभदायक हैं। अच्छा दीदी, फिर रासायनिक परिवर्तन के दुष्प्रभाव क्या है? खाने की चीज जब रासायनिक परिवर्तन के कारण खराब होती है, वह एक अनचाहा परिवर्तन होता है। इसकी वजह से खाने के पोषक तत्व नष्ट होते हैं और खाना खाने योग्य नहीं रहता। जलना, विस्फोट होना, खाना खराब होना, रंग बदलना और गंध आना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के अवांछित पहलू हैं। दीदी, आपने मुझे इतनी अच्छी तरह से समझाया है, ये जानकारी मेरे गृह कार्य में बहुत मदद करेगी। बच्चों, जैसा कि आपने देखा, रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय हैं। कुछ मानव जाति के लिए फायदेमंद हैं और कुछ हानिकारक हैं। हमने आज विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के बारे में सीखा है। अगले वीडियो में हम जंग लगने और क्रिस्टलीकरण के बारे में जानेंगे। फिर मिलेंगे। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। TST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। सानिया एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। कबीर सानिया का बड़ा भाई है जिसकी उम्र 14 वर्ष है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। मम्मी जी सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने
जानने में मदद करती हैं। चाचा जी एक किसान हैं, उम्र 40 वर्ष। चाचा जी लगभग सभी चीजों की समझ बनाने में सानिया की मदद कर रहे हैं। अब तक हमने जाना वनों के विनाश और इसके कारणों के बारे में। इंसान की जरूरतों की चीजों के लिए प्राकृतिक आपदाओं के कारण, वनों के विनाश के खतरनाक प्रभाव जैसे प्रदूषण बढ़ना, मिट्टी का उपजाऊपन कम होना, तापमान, गर्मी बढ़ना, बाढ़, सूखा के बारे में। वनों की सुरक्षा के उपाय जैसे कागज, लकड़ी का दोबारा प्रयोग करना, दोबारा नए वृक्ष लगाना। भैया देखो देखो वो जानवर, ये कैसा जानवर है? दिखने में तो यह है कुछ गिलहरी जैसा लगता है ना? ये गिलहरी ही है। इतनी बड़ी गिलहरी हमारे घर के पास और गांव में भी मैंने जो गिलहरी देखी है वो तो इससे छोटी थी। उसका तो रंग भी अलग था। इस तरह की गिलहरी इस क्षेत्र में ही पाई जाती होंगी, है ना चाचा जी? बिल्कुल सही कहा। इस तरह की गिलहरी कुछ खास जगहों पर ही मिलती है। ओह अच्छा, तो क्या ऐसे कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में ही उगते हैं? देखो यहाँ ये फूल और ये सब पेड़ हैं। ऐसे पेड़ भी मैंने बस यहीं देखे हैं। ये पलाश के फूल हैं और ये हैं बबूल के पेड़। हाँ, ये यहाँ झारखंड के वनस्पति जात हैं। वनस्पति जात मतलब किसी जगह पर पाए जाने वाले पौधे, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। दोस्तों, जिस क्षेत्र में आप लोग रहते हैं वहाँ आपको किस किस तरह के पौधे और जीव जंतु देखने के लिए मिलते हैं, बताइए। इन जंगलों में बाघ भी रहते हैं। रास्ते में मैंने देखा था बेतला नेशनल पार्क, पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र लिखा था उस पर। मैंने तो सुना था कि आजकल बाघों की संख्या कम होती जा रही है। हाँ, बाघ ऐसा जंतु है जो धीरे धीरे हमारे वनों से खत्म होता जा रहा है। इन्हीं बाघों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ जगहों को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। ओह हाँ, जैसे गैंडा। सरकार ने कुछ जगहों को गैंडों की सुरक्षा के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। दोस्तों, क्या केवल बड़े जंतुओं का ही विलुप्त होने का खतरा है? क्या कुछ और भी जंतु हैं जो संकट में हैं? क्या लगता है आपको? कुछ लुप्त प्राय प्रजातियां जैसे पश्चिमी ट्रैगोपैन, हाथी, बाघ, कई सींगों वाले हिरण आदि हैं। यह जानकर अच्छा लगा कि इन जंतुओं की रक्षा के लिए सरकार भी इतना कुछ करती है। तुम्हें क्या लगता है, इन जंतुओं का संरक्षण क्यों जरूरी है? मुझे लगता है पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे, जंतु जीव सभी का होना जरूरी है, क्योंकि हम सब ही किसी न किसी तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं। दोस्तों, क्या आप इस सवाल का जवाब पता लगाने में मेरी मदद कर सकते हैं? सानिया, क्या तुम कुछ और भी जीवों के नाम जानती हो जो संकट में हैं? मैंने जंगली भैंसा, बारहसिंघा और गिद्ध के बारे में सुना था कि ये कम हो रहे हैं। दोस्तों, क्या आप किसी संकटग्रस्त प्रजाति का नाम जानते हैं? बताइए। क्या इन नेशनल पार्क में
इन सभी जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र होते हैं? असल में वह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं। यह वनस्पतियों, जीवों, भूवैज्ञानिक के लिए संरक्षित क्षेत्र है, जो संरक्षण के उद्देश्यों के लिए आरक्षित और प्रबंधित है और अध्ययन या अनुसंधान के लिए विशेष अवसर प्रदान करता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कई अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। देखो ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की है। हाँ, लेकिन क्या उन जानवरों को वैसा वातावरण मिल पाता होगा जैसा उन्हें जंगल में मिल सकता है? सोचो। वहां उन्हें जंगलों जैसा वातावरण नहीं मिल पाता होगा, ना ही वे अपने पिंजरों से बाहर स्वतंत्र घूम सकते हैं। तभी तो वनों में वन्य जीव अभयारण्य बनाए हैं, जिससे सभी जीव जंतुओं को अपना स्वतंत्र घर मिल सके और वे अपने प्राकृतिक परिवेश में सुरक्षित रह सके। आखिर पृथ्वी पर अपने तरीके से रहने का सभी जीव जंतुओं को भी उतना ही अधिकार है जितना हम इंसानों को है ना? दोस्तों, तो क्या आपके राज्य में कोई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नेशनल पार्क या वन्य जंतु अभयारण्य है? भैया, वो देखो, इस नदी में ये कितने सारे पक्षी हैं। मैंने ऐसे पक्षी पहले कभी नहीं देखे थे। तुम्हें पता है, ये पक्षी दुनिया के दूसरे हिस्सों से उड़कर यहां आए हैं। ओह, ये तो प्रवासी पक्षी हुए ना फिर? मैंने कक्षा 7वीं में प्रवासी पक्षियों के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि यह पक्षी दूसरी जगहों पर क्यों जाते हैं? मुझे लगता है आप सब भी इसके बारे में जानते होंगे, तो बताइए। सारांश, आज हमने जाना किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के बारे में। विशेष क्षेत्रीय पेड़, पौधे और जीव जंतु के बारे में। संकटग्रस्त जंतुओं के बारे में। वनों व जीवों के संरक्षण के लिए सरकार ने कई योजनाएं, कार्यक्रम तथा क्षेत्र बनाए हैं, जैसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले प्रवासी पक्षी के बारे में। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे हिप्पोपोटामस के एनक्लोजर में। हिप्पो को बोलचाल की भाषा में दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है। यहाँ 3 हिप्पो मौजूद हैं, जिसमें सबसे पुराना है ये नर हिप्पो। दरियाई घोड़ा मुलायम घास और पत्तियों का शौकीन होता है। जंगलों में ये नदी और झीलों के पास रहते हैं, जहां ग्रासलैंड मौजूद हो। दरियाई घोड़ा सब सहारन अफ्रीका के मूल निवासी हैं। हिप्पो का जन्म पानी में होता है और जन्म के समय ये 35 से 55 किलोग्राम के होते हैं। एक वयस्क नर हिप्पो का वजन 1500 से 3200 किलोग्राम तक हो सकता है। मादा हिप्पो 1350 से 2500 किलोग्राम तक की होती है। दरियाई घोड़ों की औसत ऊंचाई
130 से 165 सेंटीमीटर तक होती है और दरियाई घोड़ा औसतन 40 सालों तक जीवित रहता है। हिप्पो पानी में रहना पसंद करते हैं। ये पानी के अंदर जाकर 30 मिनट तक रह सकते हैं, लेकिन पानी में ज्यादातर 3 से 5 मिनट तक गोता लगाते हैं। ये अपने विशाल जबड़े को 150 डिग्री तक खोल सकते हैं। इनका प्रजनन काल 8 महीनों का होता है और मादा हिप्पो 1 या 2 बच्चे को जन्म देती है। हिप्पो एक खतरनाक जानवर है और अफ्रीका में अन्य जानवरों की तुलना में सबसे ज्यादा लोग दरियाई घोड़ा द्वारा मारे जाते हैं। हिप्पो समूह में रहना पसंद करते हैं। एक नर के साथ 2-3 मादा भी चिड़ियाघरों में रखी जाती हैं। दुनिया भर में दरियाई घोड़ों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। हिप्पोपोटामस का साइंटिफिक नेम हिप्पोपोटामस एम्फीबियस है। पटना जू में दरियाई घोड़ा दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जैसा कि भ्रांति है कि ये गुड स्विमर होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये पानी में एक्चुअली चलते हैं और इनके पूरे स्किन पे बाल नहीं पाए जाते हैं। एक विशेष तरह की ग्रंथि होती है जिसके कारण इनका कलर रेड कलर का होता है और ये शाकाहारी जानवर हैं तथा ये मेनली जो भी घास फूस है इसे खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त ये मूलतः मार्शी एरिया में पाया जाता है या उथले जल में पाया जाता है, कीचड़ में और पानी में इसे रहना पसंद है। और इसकी लंबाई लगभग 12 से 13 फीट तक होती है और ऊंचाई 5 फीट तक होती है। पटना जू में इनकी संख्या अभी 4 है, जिसमें 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। इन्हें 1992 में कानपुर जू से लाया गया था, फिर 1997 में एक हिप्पो को लखनऊ जू से लाया गया था। जो मेल है उसका नाम भोला है। इसके अलावा सुनीता और मौली 2 फीमेल हैं यहाँ पे, तथा इन्हें फ्लोइंग वाटर दिया जाता है क्योंकि इन्हें साफ़ सुथरे पानी में रहने की आदत है। अतः ऐसा ही व्यवस्था की गई है कि वो पानी हमेशा चलता रहे और ऊपर से वो गंदगी निकलती रहे, क्योंकि ये अपना यूरिनेशन डेफिकेशन सारा कुछ पानी के अंदर ही करते हैं मैक्सिमम टाइम में। 2018 में एक बच्चे का एक मेल का जन्म भी हुआ है जो काफ़ी अच्छे से अपने मदर के साथ इसमें ग्रो कर रहा है। दुनिया भर के चिड़ियाघरों में जहां ये मौजूद हैं, दर्शक इसे खूब पसंद करते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए जानवर के एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक
इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो हिमालयन ग्रिफिन है, जिसे लोग बड़ा गिद्ध भी कहते हैं। ये एक बड़े आकार का फीके पीले रंग का गिद्ध होता है जो सारे हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय में ये भारत के अलावा काबुल से भूटान, तुर्किस्तान और तिब्बत तक में पाए जाते हैं। हिमालयन ग्रिफिन एक अनूठा पीला सफेद गिद्ध है। इसके पंख काफी बड़े और पूंछ छोटी होती है। इसका ज्यादातर शरीर हल्के पीले सफेद रंग का होता है। इन्हें हिमालय में 1200 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। इसमें नर और मादा दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये गिद्ध दिन के समय सक्रिय होते हैं। इस दौरान ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए मरे जानवर को देखकर एक समूह में उसे खाने के लिए आते हैं। इनकी दृष्टि काफी तेज होती है और आसमान में काफी ऊंचाई से मरे हुए जानवरों को देख लेते हैं। नर व मादा मिलकर चूजों को पालते हैं। मादा एक ही अंडा देती है। गिद्ध की ये प्रजाति भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसकी औसत आयु 20 से 35 वर्षों तक होती है और इनका गर्भकाल 58 दिनों का होता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है। ये स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। जो भी कार्कासेस हैं या वाइल्ड में हो या लाइव स्टॉक के होते हैं उसको ये स्कैवेंजिंग करके खाते हैं, जिसके कारण नेचर हमेशा क्लीन बना रहता है। काफ़ी बड़े होते हैं। लगभग इनका जो हाइट होता है वो 3.5 फीट तक पहुंच जाता है। ये लगातार नहीं उड़ सकते हैं लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं। जो इनका मैक्सिमम अल्टीट्यूड है जिस पे ये फ्लाई करते हैं, जो मिनिमम अल्टीट्यूड मतलब इससे ऊपर ही उड़ेंगे, ये लगभग 1200 मीटर है। इसके ऊपर ही ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फरवरी मार्च में एग लेइंग प्रारंभ करते हैं और जो इनका क्लच साइज है ये 1 से 2 तक का ही होता है, काफ़ी छोटा होता है और उसे एक बच्चा निकलता है जो नेस्टिंग करते हैं। इनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे से नेस्टिंग करवाते हैं। उसके बाद ये लगभग 5 से 6 महीना रहने के बाद वो उनसे सेपरेट हो जाते हैं। पटना जू में इन्हें चिकन दिया जाता है खाने में और ये लगभग 1.5 kg चिकन एक वल्चर को दिया जाता है। और जो इनका मॉर्फोलॉजी है, जो इनका फिजिकल फीचर्स हैं, उसमें जो पिकुलरिटी है, उनके लेग के पास में हेयर का टफ्ट पाया जाता है और गर्दन के पास भी वाइट कलर का एक पैच होता है। हिमालयन ग्रिफन का जो IUCN स्टेटस है वो नियरली थ्रेटेंड है और इनके पॉपुलेशन में उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया है जो और वल्चर्स में आया है। और जो स्टडीज़ है, साइंटिफिक स्टडीज़, उसके थ्रू ये पता चला है कि जो भी वल्चर में रिसेंट डिक्लाइन पॉपुलेशन में हुआ है उसका मेन रीज़न है जो एनिमल कार्कासेस हैं, जो लाइव स्टॉक के कार्कासेस हैं, उसमें पाया जाने वाला एक केमिकल डिक्लोफेनाक जो एज ए पेन किलर यूज किया जाता है और मरने के बाद भी उनके बॉडी में इसका रेसिड्यूज पाया जाता है और इसे कंजम्पशन के बाद वल्चर जो इसे खाते हैं तो उनके बॉडी में चला जाता है और धीरे धीरे एग ले करते हैं। उसका सेल काफ़ी कमज़ोर होता है, उससे प्री मैच्योर हैचिंग हो जाता है बर्ड्स का और उनका डेथ होने लगता है। और प्रोलॉन्ग्ड डिक्लोफेनाक को खाने से वल्चर्स हैं
उनके लीवर और अनवाइटल ऑर्गन्स में भी डिजेनरेशन होता है, जिसके कारण उनका समय से पहले डेथ हो जाता है। गिद्ध के बाद हम जिस चिड़िया के बारे में बात करेंगे वो चील यानी काइट है। ये बेहद चतुर और फुर्तीले होते हैं। इनके शरीर के ऊपरी हिस्से का रंग भूरा और आंख के पीछे एक काला धब्बा और बाहर का पंख हल्के काले रंग का होता है। इनकी चोंच आगे की ओर झुकी हुई होती है और ये यहाँ के स्थायी निवासी हैं जो सामान्यतः खुले मैदान और मानव बस्तियों के सामने उड़ते हैं। ये शिकारी पक्षी होते हैं जो ऊपर से ही अपने भोजन की तलाश करते हैं और जब इन्हें अपना भोजन दिख जाता है तो बहुत तेजी से उस पर झपट्टा मारकर लेकर उड़ जाते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं जो छोटे पक्षी, चूहे और मरे हुए जानवर खाना पसंद करते हैं। ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनका वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है। ये 2 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा चील 30 दिन के बाद एक बार में 1 से 30 अंडे देती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में चील और ब्लैक काइट जो हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पे इनके रख रखाव के लिए प्राकृतिक वास का आभास दिया गया है और उसी ये वातावरण में रहते हैं। चील जो हैं इनकी आवाज़ एक बहुत ही कॉमन आवाज़ है, ची ची करने की आवाज़ आती है। इसकी आवाज़ ही एक विशिष्टता है कि पहचान हो जाता है कि आसपास में चील है, जिसे हम लोग ब्लैक काइट भी कहते हैं। पूरे भारत में पाए जाते हैं, 2300 मीटर के नीचे पाए जाते हैं। ये हिमालयन रीजन में भी पाए जाते हैं। भारत के सभी वनों में ये पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से एक रैप्टर शिकारी पक्षी हैं जो मूलतः जो जंगलों में जो बड़े जानवरों के द्वारा शिकार किए जाते हैं उसका जो बचे हुए मांस होते हैं उसका भक्षण करते हैं। छोटे छोटे छिपकली, चूहे इत्यादि का, इंसेक्ट का भी ये खाना खाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में हम लोग इनके आहार के रूप में मांस देते हैं, चिकन देते हैं इनको। इनके जो चोंच होते हैं हल्के पीले होते हैं और पैर भी इनके हल्के पीले रंग के होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में जो चील के केज का रख रखाव किया जाता है, इनके बैठने के लिए जो एक व्यवस्था की जाती है, काफ़ी एक प्राकृतिक रूप से इनको बैठने की व्यवस्था की गई है। इनके केज में पौधे वगैरह लगे हुए हैं, छाया भी दिया गया है, पानी की व्यवस्था की जाती है, साफ सफाई रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में हिमालयन ग्रिफिन और चील दोनों को बेहद पसंद किया जाता है और यहाँ आने वाले हर दर्शक इनके इंक्लोजर के पास इन्हें देखने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।